वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा जनाब गुजरा होगा और आप लोगों ने खूब इंजॉय भी किया होगा। मैंने तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मिस किया होगा। और ये जो वीकेंड गुजरा है आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने गुजारा होगा। जब बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो आपको पता है कि इंसानी सेहत के लिए विटामिन डी का होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी कहा जाता है और उसकी बदौलत जहाँ इंसान का जो जिस्म है वो मजबूत रहता है, वही वो कई बीमारियों से भी महफूज रह सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताती चलूँ तो 85% आबादी विटामिन डी की कमी के बायस किसी ना किसी बीमारी का शिकार रहती है। और विटामिन डी की कमी बड़ी वजह जो है वो है ग़िज़ाई कमी है। अक्सर लोग ये नहीं जानते होते कि वो जो ग़िज़ा खा रहे हैं उसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती। और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए फूड सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल का रुझान भी हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत से लोग इस हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूड सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से भी बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। तो खुराक की मदद से विटामिन डी की जो कमी है उसको हम किस तरह पूरा कर सकते हैं और फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कितना मुफीद साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान है जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हिबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। डॉक्टर हिबा, आज हम बात करें विटामिन डी के हवाले से। जिस तरह हम देखा कि ज़्यादातर हमें विटामिन डी सुनने में आया जब कोरोना स्टार्ट हुआ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आप ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो हमें बताइएगा कि विटामिन डी जो इंसानी सेहत के लिए कितना अहमियत का हामिल है और हमें किस किस मर्ज से जो है वो ये बचाता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है। बोन मिनरलाइजेशन में भी काम देता है। ठीक है। अब विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को अगेंस्ट पैथोजन फाइट करता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हमें मतलब वायरस और बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी पे। अब विटामिन डी की कमी बॉडी में स्टार्ट बाज़ाहिर नहीं शो होने लग जाती, आपको इसके सिम्टोमेटिकली इशू स्टार्ट होते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन स्टार्ट होता है, हेयर फॉल, मेंटली डिस्टार्टेशन स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, टीथ में आपको सबसे बड़ी बच्चों में जो है ना ग्रोथ का इशू आ जाता है। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी स्टार्ट होने लग जाती है उस टाइम से। अब विटामिन डी हम आपने जैसे बात की कोरोना में भी और आजकल डेंगू में भी कहते हैं कि क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट्स के जो है ना मसल्स वीकनेस हो जाती है, बोन वीक होने लग जाती है, इम्यूनिटी जो वीक हो गई, तो उस दौरान कहा जाता है कि विटामिन डी का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें, आपकी बोन हेल्थ बेहतर हो। क्योंकि बोन हेल्थ बेहतर होगी तो वो चल सकेगा, उठ सकेगा, बैठ सकेगा, मसल स्ट्रेंथनिंग होगी। क्योंकि विटामिन डी ने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाने हैं। कैल्शियम तो पोरस फॉर्म में बोन में अवेलेबल है, बट बहुत से ये भी मिसकंसेप्ट है कि अगर कैल्शियम पूरा है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी भी पूरा होगा। अच्छा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है ना। अगर कैल्शियम पूरा है तो आपको विटामिन डी लेवल लाजमन चेक करवाने ज़रूरी है। मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कैल्शियम बिल्कुल सही है, फॉर एग्जांपल 9 और 10 की रेशो आती है, लेकिन विटामिन डी की स्वे डेफिशिएंसी उनमें आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें देखिए कैल्शियम तो मौजूद है ही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जैसे ही आएगी तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा ना। कैल्शियम तो वहीं पे स्टिल स्टोर फॉर्म में है। ठीक है। विटामिन डी ने उसको एब्जॉर्ब करना है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, तो बोन स्ट्रेंथनिंग वीक हो जाएगी, बोन मसल्स वीक हो जाएंगे, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग खत्म हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे विटामिन डी अगर हमारी 50 से नीचे जो हमारी रेंज आती है ना, 58 से नीचे, तो हम कहते हैं 1000 mg पर डे उनकी कैल्शियम विटामिन डी रिक्वायर्ड है। कैल्शियम भी। लेकिन ये क्या बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है? हाँ जी, बॉडी टू बॉडी। देखें ओबीस का पेशेंट अब आपके पास है, ओवरवेट का पेशेंट है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है उसकी बोन हेल्थ वैसी ही वीक है, तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो वो मजीद उसको जो है ना बहुत सी बीमारियों का जो है ना वो फेस करना पड़ता है ना उसको। क्योंकि विटामिन डी, अब एक बोन है उसने हमारा वजन फॉर एग्जांपल 40 kg उठाना है और हम उसको 60 kg पे ले जाते हैं, तो वो बोन हेल्थ तो वैसी
वीक हो गई है। अब कैल्शियम जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता था हो गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से उसने उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपस में रिलेट होती हैं, जो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विटामिन डी कहते हैं कि विटामिन डी पेन है, बोन पेन है, बॉडी पेन है, मसल्स क्रैम्प है विटामिन डी, लेकिन विटामिन डी की क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है बॉडी में, क्योंकि विटामिन डी की जो सिम्टोमेटिकली इश्यूज हैं डेफिशिएंसी के, वो सेम टॉक्सिसिटी के भी आते हैं। अच्छा। तो टॉक्सिसिटी में हमें ऐसे लगता है कि इसमें विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी है, लेकिन वो होती मोस्ट प्रोबेबली विटामिन डी की टॉक्सिसिटी है। वही बोन हेल्थ वीक हो जाती है, बोन पेन, स्वेलिंग, टाइटनेस, सिकनेस, नोजिया, नमनेस, ये सारी चीजें बीच में आती हैं टॉक्सिसिटी में भी। तो पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे हमारी हड्डियों में दर्द है, हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। लेकिन जैसे आगे डॉक्टर हिबा सर्दियां भी आ रही हैं और लोग जो अभी सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं बात भी करी थी कि बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा होता, हम ग़िज़ा से वो सारी चीज़ें ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हम लोग सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर देते हैं। तो सर्दियों में क्या आगे जाके जैसे किन्नू में कहते हैं विटामिन डी हमें बड़े अच्छे तरीके से मिलता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है वो खाना शुरू कर दें, हमारे जो विटामिन डी के जो डेफिशिएंसी है वो पूरा हो जाएगा? सिट्रस फ्रूट में तो अगर मैं करेक्ट करूँ तो विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन डी तो होते हैं वर्सिल के, लेकिन सिट्रस फ्रूट जिस कैटेगरी में हम लेते हैं उसको विटामिन सी कहते हैं। अब विटामिन डी जैसे आपके जाहिर सी बात है, आगे सर्दियां आ रही हैं, लोग कहते हैं कि हमारी बोन हेल्थ बेहतर नहीं है, हमारी टांगों में दर्द है, हमसे चला नहीं जाता। तो मैं सर्दी हो या गर्मी, मैंने लास्ट भी ये बात की थी कि अपनी डाइट में योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दही, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है अपने घर में भी, अपने ऊपर भी, अपने बच्चों पे भी, कि 28 डेज अगर आप 250 ग्राम का बाउल अपनी ज़िंदगी के मामूल में हिस्सा बना लें कि आपने दही का प्याला खाना है, तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्योर हो सकती है। अच्छा। देखिए, और एग योक में भी विटामिन डी है। माएँ बच्चों को निकाल देती हैं, अंडे की जर्दी नहीं खानी, लेकिन देखें अगर आप डाइट पे भी हैं तो आप एक एग योक खाएं और एक विदाउट योक खाएं, ठीक है, तो वो आपकी जो है ना कमी पूरी कर दे। अब देखिए छोटी छोटी कैबेज में भी विटामिन डी है, बेल पेपर पे विटामिन डी है, कैप्सिकम में विटामिन डी है, और सबसे बड़ी सोर्सेज आपको पता है सनलाइट है, उससे तो हमें विटामिन डी मिलता है। अब वो सनलाइट का ड्यूरेशन क्या है, ये भी मतलब 10, 11, 12 बजे अगर आप धूप में चले जाएंगे तो वो तो आपकी स्किन ही डैमेज कर देगा ना। जब सूरज तुलू हो रहा होता है ना, उस टाइम पे जो आपकी रेज आपकी बॉडी पे पड़ रही होती हैं, वो आपकी बॉडी को एक फ्रेशनेस देती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग आपने सुबह की सैर करना ज़रूरी है, सुबह की सैर कीजिएगा। इसकी मेन वजह भी यही है, ऑक्सीजन आपको मिलती है, आपकी बॉडी फ्रेश होती है, आपकी स्किन फ्रेश होती है, क्योंकि वो जो रेज आपकी बॉडी पे पड़ रही होती हैं वो विटामिन डी आपको दे रही होती हैं। और जितनी अच्छी विटामिन डी आपको नेचुरल सोर्सेज से मिल सकती है, वो आप उसका तो अल्टरनेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खाना ज़रूरी, मतलब बहुत ज़रूरी है, लेकिन ना लें, लेकिन स्वेयर कंडीशन है ना। जैसे 25 हम एक मिड रेंज लेते हैं विटामिन डी के, अगर हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 टेस्ट करवाते हैं पेशेंट से, तो उसमें हम ये कहते हैं कि आप 25 से अगर नीचे है तो मॉडरेट, यानी कि 17 तक अगर रेशो उसकी चली गई तो हम कहते हैं मॉडरेट या माइल्ड में आ जाता है, लेकिन 12 से नीचे जाती है तो स्वेयर आ जाती है कंडीशन। तो उसमें हम कहते हैं आप साथ में सप्लीमेंट इस्तेमाल करें 1 मंथ के लिए, और साथ में डाइट जाएगी। जैसे ही डाइट अपनी सप्लीमेंट पे ओवरलैप करेगी, हम सप्लीमेंट स्किप कर देंगे, क्योंकि हमारा अंदर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी डाइट में ही ऐसी चीजें ऐड ऑन कर दें कि आपको सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा डॉक्टर हिबा, हमने विटामिन डी की बात कर ली, अगर सी की बात करें विटामिन सी की, तो वो हमारे जिस्म के लिए कितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है और कितनी ज़रूरी है वो? विटामिन सी देखें अगेंस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, हमारी स्किन भी बेहतर करता है, हम डिजीज़ के अगेंस्ट एज अ पैथोजन, मतलब हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इस ड्यूरेशन में हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक है, जिसकी वजह से डेंगू और कोविड-19 के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा, डेंगू तो बहुत ज़्यादा ही इन हो गया हुआ है। तो वो अब ये देखें विटामिन सी हम किस सोर्सेज से ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में भी विटामिन सी है, मैंने अभी पहले, अगर विटामिन डी कैप्सिकम में है तो कैप्सिकम में विटामिन सी भी है। देखिए एक बाउल हम क्यों कहते हैं फ्रूट्स का लें या वेजिटेबल्स का लें, उसमें फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है, उसमें एक में विटामिन सी है तो दूसरे में विटामिन डी है, किसी में विटामिन ई है, तो ये होल मिक्स आप देखें तो विटामिन सी, अब देखें किन्नू आगे आ रहे हैं, उनमें है, ग्रेप फ्रूट में विटामिन सी है। अगर आपको कुछ भी नहीं कहीं से विटामिन सी मिल रहा, तो मैं कहती हूँ आजकल जो डेंगू के मरीज हैं, इनको पपाया जूस नहीं मिल रहा, या पपायों का पत्तों का लीफ का जो हम जूस कहते हैं पिलाते हैं हम 3 डेज मुसलसल TDS में, वो नहीं अवेलेबल, तो लेमन स्कंजी
जिसको हम कहते हैं, वो आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें आज के। मतलब आप लोग कहते हैं कि सर्दियां हैं, गला खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा फला, गला खराब तब होगा ना जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। बिल्कुल, अब अपनी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग करें ना वो चीजें खाकर जिसमें विटामिन सी है। तो विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है। आपके मतलब आप रूटीन में अगर आप लेमन अपना यूज कर लें, बच्चों को तो आपने देखें फॉरेनर सिटीज में माएँ बच्चों के हाथ में लेमन पकड़ा देती हैं। यहाँ पे तो नहीं पकड़ाई जाता कि गला खराब ना हो जाए, जैसे ही सर्दी वो यूज टू कर देती हैं बच्चों को। स्मॉल 6 मतलब 9 मंथ के बाद जब सॉलिड फॉर्म में आती है फूड में, तो वो हाथ में पकड़ा देती हैं कि उसको सक करें, काटें, जैसे करें वो, मतलब उनको क्या उनके टेस्ट बड्स जो है वो डेवलप हो जाए। तो वो ये है कि नेचुरल सोर्सेज से आपको एक एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जा रहा है और वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इनहैंस कर रहा है, तो वो जरूरी है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल लेमन की इसलिए दी है क्योंकि लेमन तो आम रूटीन में हम यूज करते हैं लेकिन हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ, लेकिन अब बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो आगे स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं और सर्दियों में बच्चे ज़्यादातर बीमार रहते हैं और इम्यूनिटी को उनको ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत होती है। उनके लिए फिर क्या करें, उनकी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें जो फिर पहले तो उनकी रूटीन में ये ऐड कर दें कि उनको 1/4 टीस्पून आपने हनी देना है। ठीक है, सुबह जाते हुए जो मर्जी हो जाए, जिस तरह मर्जी हो, आपने उन्हें हनी जरूर ऐड करना है। तो मोस्टली बच्चों को जो है ना हनी सूट नहीं करता, वो कहते हैं हम इसका मतलब इसको वॉमिट आ जाती है, इसको एलर्जी हो जाती है। तो आप खजूर का इस्तेमाल करें, किशमिश का इस्तेमाल करें, बच्चों को टॉफी की तरह किशमिश दें, खजूर दें, वो आप इजीली अवेल कर सकते हैं ना ये चीज़ें। अंजीर का इस्तेमाल करें, बच्चों को टॉफी की तरह दें कि ये सुबह खा लें। ये कुछ चीज़ें, क्योंकि आज सर्दियाँ आ रही हैं तो ड्राई फ्रूट तो ईजिली आप कुर्बानी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो उसमें बच्चों की इम्यूनिटी भी इन्हांस होती है और साथ में बच्चों की डेफिशिएंसीज हैं वो भी क्योर होती हैं। और अगर नहीं तो एग योक जो मैंने आपसे कहा है, हाफ बॉयल एग बच्चों की रूटीन में हिस्सा बनाया, उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल, ब्लैक पेपर बच्चों के लिए ज़रूरी है। बच्चों आजकल जो स्पूटम और नज़ला ज़ुकाम है, ये ब्लैक पेपर काली मिर्च जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इसका एक और हल भी है, 1/4 हाफ टीस्पून बच्चों को दवाई भी तो देते हैं आप, उसमें जो है ना आप चुटकी काली मिर्च की जो है ना आप ऊपर डाल के उनको जो है ना खिला दें, वो उनका गला और सारी जो है ना चेस्ट क्लियर हो जाएगी। मतलब जो मोशन बच्चे को आएगा तो उसके जरिए भी स्पूटम रिलीज हो जाएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग जैसे सर्दियां स्टार्ट होने लगी हैं, अगर आप बच्चों को शहद का इस्तेमाल करेंगे तो वो इस चीज से बच जाएगा। शहद भी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इन्हांस करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो शहद अमूमन नहीं लोग जो है ना बच्चों को देते हैं कि नहीं ये नहीं खाएगा, ये नहीं लेगा, तो ये ज़रूरी है। मतलब शहद इसलिए प्रोमिनेंट किया कि सर्दी आ गई है तो फर्स्ट जो आप मॉर्निंग इनटेक बच्चों को दें एज अ मतलब मेडिसिन ही दे दें कि ये मेडिसिन आपने लेनी है। वो सुबह एक उनको 1 टीस्पून से कुछ भी नहीं, और वो शहद का कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके फायदे ही हैं, उसका नुकसान हमें कोई नहीं मिलता। दूसरा, अगर कैल्शियम की बात करें डॉक्टर हिबा, तो कैल्शियम अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए और तो उसका कैसे पता चलेगा कि हमें कैल्शियम की कमी होगी और वो किस चीज़ों के थ्रू हम लोग जो है वो पूरा कर सकते हैं? सबसे बड़ी मैंने आपसे पहले कहा कि टीथ मतलब दांतों की जो है ना आपको कंडीशन ही बता देगी कि उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है बच्चे में। दांत बाद में ग्रो होंगे या देर बाद ग्रो होते हैं या टूट जाते हैं जल्दी या जल्दी आ नहीं पा रहे, और जाहिर सी बात, और दूसरी चीज़ ग्रोथ बच्चे की रुक जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, बच्चा जब स्टार्टिंग में होता है हम कहते हैं इसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो इसकी ग्रोथ रुक गया। विटामिन देखिए कैल्शियम प्रोवाइड होगा तो विटामिन डी उसको एब्जॉर्ब करेगा ना। विटामिन डी ने तो बोन को स्ट्रेंथनिंग देनी है, बोन को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करनी है। कैल्शियम ने बोन के पोरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होना है ना, पोरस फॉर्म में अवेलेबल होता है बोन में। अब बच्चों के लिए कैल्शियम इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आपने देखा होगा बच्चों के नेल्स के ऊपर वाइट निशान से पड़ जाते हैं, वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। फेस पे वाइट स्पॉट्स आने लग जाते हैं, वो भी विटामिन डी की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। मैं सिंपल वर्ड्स में इसलिए बता रही हूँ, माओं को बहुत से लोगों को मतलब साइंटिफिकली नेम्स के में वो सर्च करते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या बात है, तो क्लियर वर्ड्स में बता रही कि ये चीज़ें वाज़ा हो जाती हैं बच्चों के। और बच्चों के मतलब आप देखेंगे अगर विटामिन डी हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में भी काम देता है। तो अगर हम उसको बैलेंस रखते हैं अपनी डाइट में तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहता है।
ज़्यादा हम अगर वेट लूज की तरफ जा रहे हैं तो पहले हमें फोकस अपने विटामिन डी पे करना चाहिए कि अगर वो हमारी बॉडी में पूरा है, क्योंकि जैसे हम वेट लूज करते हैं तो हमारी बोन हेल्थ जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। जहाँ वो 40 किलो वजन उठाने वाली बोन 60 किलो उठा रही है और जैसे आप वजन नीचे लेकर आते हैं तो बोन हेल्थ तो डिस्टर्ब हुई है। तो उसके लिए आपको जरूरी है अपने विटामिन डी और कैल्शियम को ना बैलेंस रखें। ठीक है, कैल्शियम तो रह ही जाता है बैलेंस, लेकिन विटामिन डी की ज्यादा डेफिशिएंसी आ जाती है। और टॉक्सिसिटी में भी यही मैं दोबारा बार ये कहूंगी, यार 6 मंथ के बाद आप अपने विटामिन डी का स्पेशली टेस्ट जरूर करवाएं और रिकमेंडेशन के बगैर इंड्रॉप डी के इंजेक्शंस जो पी लेते हैं 15 डेज के बाद पी लेते हैं, सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, तो काइंडली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर की परमिशन के बगैर विदाउट टेस्ट आप विटामिन डी के भी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल ना करें, कोई इंड्रॉप डी के इंजेक्शंस ना यूज करें, क्योंकि मतलब उसकी ज्यादती भी जो है वो भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। पेशेंट ऐसे आते हैं तो बाहिर यही कंप्लेन लगती है कि इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, लेकिन जब उनके टेस्ट देखे जाते हैं तो 154 रेंज पहुंची होती है, जहां हम कहते हैं कि 100 या 90 तक भी हो तो पेशेंट सही है, मतलब 30 to 100 तक हम कहते हैं ठीक है। तो अब जाहिर सी बात 154 तक पहुंच के तो उसने अपनी आपकी बॉडी के अंदर रिवर्स रिएक्शन, कोई तो साइड इफेक्ट छोड़ना है आपकी बॉडी के अंदर। तो बराए मेहरबानी जो भी आप सप्लीमेंट लें पहले अपनी बॉडी को उसको चेक करें कि उसकी जरूरत है भी सही आपकी बॉडी को कि नहीं है और कितनी जरूरत है, फिर उसी हिसाब से आप लोगों ने कोई भी सप्लीमेंट्स यूज करने हैं या फिर सप्लीमेंट से ना ही यूज करें, इस्तेमाल करें, अपनी जो ग़िज़ा है अपना खाना पीना है उसको इतना अच्छा कर लें कि क्योंकि आजकल ये भी कहते हैं कि देखें फूड्स भी कौन से परफेक्ट है, 100% नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखिए अगर फूड आपको 1% भी दे रहे हैं तो 1% नुकसान नहीं दे रहे, कुछ दे ही रहे हैं आपकी बॉडी को, कोई नुकसान फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। जनाब मजीद भी आपसे बात करेंगे या वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है ये हमारा इंस्पायरिंग वुमेन, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की उन बेटियों से जो मुल्क व कौम का नाम जो है वो रोशन कर रही होती हैं। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत, बासलाहियत और रुएत शिकन मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा जो है फ़ख्र से बुलंद कर रही हैं। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली इस बाहिम्मत लड़की ने उस खेल का इंतखाब किया जिसके हवाले से उनके इलाके की ख़वातीन के लिए हालात साजगार नहीं थे। उन्होंने ना सिर्फ मार्शल आर्ट्स में कमाल महारत हासिल की, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, 10, 20 नहीं, बल्कि 50 मेडल जो हैं वो अपने नाम कर चुकी हैं। इस वक्त नेशनल गेम्स हो या फिर एशियन या और कोई इंटरनेशनल मुकाबला हो, नाज़गुल मेडल्स जीतने में कामयाब रहती हैं। ये वो सब कैसे कर रही हैं और कब से कर रही हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नाज़गुल हज़ारा हैं, मार्शल आर्टिस्ट हैं। नाज़गुल मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ना सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और आप जो है एक और आपने तमगा जो है अपने नाम कर दिया है। सबसे पहले तो नाज हमें अपने इस कंपटीशन के बारे में बताइएगा, कहाँ कहाँ से और कितने ममालिक के लोग जो इस कंपटीशन में मौजूद थे और आपका फाइनल किसके साथ था? हमारा जो जब हम नेपाल गए थे साउथ एशियन गेम्स में, उसमें जो कंट्रीज़ के प्लेयर्स आए थे, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो साउथ एशियन के कंट्री से वो लोग आए थे। और हमारा जो फर्स्ट राउंड था वो श्रीलंका के साथ था, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह बीट किया। उसके बाद हमारा फाइनल नेपाल वालों के साथ था, क्योंकि उनका होम ग्राउंड था तो उसको बेनिफिट उन लोगों को ज़्यादा हुआ था। तो क्या नाज आपको यकीन था कि आप जो है जीत जाएंगी और के 56वां मेडल यहाँ से जीत कर लेकर आएंगी आप? हम तो जाते ही जीत के लिए, क्योंकि हम जब ट्रेनिंग करते इतना हार्ड वर्क करने के बाद तो हमें लाजमी हम हमेशा एक प्लेयर को इतना सेल्फ
कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए कि वो हमेशा जीत कर ही आएगा, चाहे वो उसका मतलब उसके जो मुकाबिल प्लेयर ओपोनेंट उसका टफ हो या इजी हो, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें इसे जीतना होगा। फिर इसीलिए हम हमेशा अपने मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नहीं रखते, फिर भी हम मेहनत करते और हम लाजमी जीतते हैं उससे। बिल्कुल ऐसे ही है, लाजमी जीत कर आप लोग अदा करके जाते हैं कि जो मर्जी हो जाए हम लोगों ने जीत कर ही वापस लौटना है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी चीज़ है। नाज़गुल, हमें बताइएगा अपनी कहानी, हमें बताइए कब से स्टार्ट किया आपने मार्शल आर्ट्स जो है, और क्योंकि बड़ी एक मुश्किल कहा समझी जाती है ये स्पोर्ट्स जो है, कैसे स्टार्ट किया आपने, कौन इंस्पिरेशन बना, किस उम्र से आपने मार्शल आर्ट्स सीखना स्टार्ट की? मैंने तकरीबन 2008 से स्टार्ट किया मार्शल आर्ट्स, और जिस टाइम में मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम में स्कूल स्टूडेंट थी। फिर उसके बाद आगे इंस्पिरेशन का था, उस टाइम मुझे मतलब नहीं पता था। उसके बाद हमारे जो उस्ताद गुलाम अली हज़ारा है उनसे वो हमें ज़्यादा मोटिवेट करते थे, क्योंकि वो खुद 3 टाइम्स अनबीटन चैंपियन रहे हैं, और वो साउथ एशियन 3 टाइम्स उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है साउथ एशिया में, और उन्होंने हैट्रिक किया है, तो 14 टाइम्स वो अनबीटन चैंपियन खुद रहे हैं। इसलिए तो जब हम उनको देखते थे कि ये मतलब इतने जज्बे से खेलते हैं, और हम भी इंस्पायर होते थे, मोटिवेट होते थे, और हमें खुद हमारे टीचर उस्ताद भी हमें मोटिवेट ज़्यादा करते थे कि आप लोग लड़ो, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को लोग कुछ कहते हैं कि आप लड़कियां हो, ये हो वो, इस लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट सही नहीं है, आप लोग उनकी बातें मत सुने, आप लोग आगे लेके जाए, जो जितना मर्जी आप लोग मतलब जितनी कोशिश आप कर सकते हैं आप करें। तो नाज, घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? जैसे आपने कहा कि आप उस इलाके में हैं जहाँ पर लड़कियों को नहीं निकलने दिया जाता, या इस तरह के खेल वहाँ पर लड़कियों के हवाले से नहीं पसंद किए जाते कि वो इनमें आए, तो घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम तो मेरे जो फैमिली है वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ के जहाँ हम रहते अभी अवेयरनेस ज़्यादा हुई है, क्योंकि उस टाइम से अब तक काफ़ी चेंजेस आई है। जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरे फैमिली मुझे कह रहे थे कि आप मत जाओ बाहर, मतलब अगर आप कराटे खेलते हो फिर आप बाहर जाते हो, फिर नेशनल के लिए जाते हो, फिर उसके बाद लोग क्या कहेंगे, इस तरह उस तरह ना। मुझे मतलब मेरी अम्मी ना अब्बू मुझे इजाज़त देते थे, लेकिन मैं ज़िद में आकर मैं हमेशा खुद अपने ज़िद की वजह से मैं जाती थी, और इस तरह 2015 तक मुझे घर से परमिशन नहीं मिलती थी। उसके बाद मुझे फिर जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडल लेती थी हमेशा, फिर उसके बाद अब मेरे फैमिली को कोई इशू नहीं है, और मेरे फैमिली भी सपोर्टिव है। और अब वो आपका नाम देखते हैं कि आप आलमी सतह पर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करिए, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए, तो अब वो भी आपको सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। घर वालों की सपोर्ट के बगैर वैसे भी नाज हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा नाज, बताइएगा इसकी ट्रेनिंग के हवाले से कितनी टफ होती है इसकी ट्रेनिंग, और रोज़ाना कितनी ट्रेनिंग करती हैं, कितने घंटे इस स्पोर्ट्स को देती हैं आप? रोज़ाना अगर कोई चैंपियनशिप मतलब नज़दीक है तो उसके लिए हम अगर ट्रेनिंग कैंप वापडा ट्रेनिंग कैंप में होते हैं, उसमें तकरीबन 3 घंटे मतलब 3 घंटे सुबह के टाइम, 3 घंटे शाम के टाइम, इस तरह हम ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग इसकी इतनी टफ नहीं है, क्योंकि इंसान अगर जो इंसान चाहता है वो अपनी मेहनत से करता है और उसमें इंटरेस्टेड होके करता है और उस पे फोकस करते है, वो कोई मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इस तरह फिर हमारे लिए भी ये कराटे की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा हम इंटरेस्टेड है और मतलब हम इंजॉय करते हैं ट्रेनिंग को। तो नाज, आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या मिशन है आगे, कौन कौन से मुकाबलों में हिस्सा लेना है, किसकी तैयारियां कर रही हैं आप? जी तैयारियां तो हम करते हैं, लेकिन अगर आगे जो कॉम्पिटिशन्स आएंगे वो उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और हम हमेशा इस तरह ट्रेनिंग में रहते हैं, हम इस तरह नहीं है कि अगर ट्रेनिंग कब कोई कंपटीशन ना हो फिर हम ट्रेनिंग ना करें। हम एक्सरसाइजेज और कराटे की ट्रेनिंग हमेशा करते रहते हैं। आगे इंशाल्लाह जो भी कंपटीशन होगी हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब अब वहाँ की अब जो लड़कियां हैं वो आपको देखकर बाहर निकल रही हैं, उनको भी उनके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अभी तो बहुत माहौल और ज्यादा चेंज हुआ है, क्योंकि अभी सारे जो फीमेल है वो एक्सरसाइजेस करते हैं, स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं, जो मार्शल आर्ट्स है, टेक्वांडो, वुशो, सब में जो आउटडोर गेम्स है सब में फीमेल ज्यादा मतलब आगे जा रही है। तो नाज, हमें बताइएगा अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो मार्शल आर्ट सीखने के लिए
कोचेस और तरबियती इदारे किस मयार के हैं? क्या वो वाली सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है जो आलमी सतह को बीट कर सके? इस तरह नहीं है। अगर मतलब हम लोग ट्रेनिंग करते कोचेस, हमारे पास माशाल्लाह हाई क्वालिफाइड कोचेस होते हैं। अब अगर एक प्लेयर बाहर जाके हार जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके कोचेस हाई क्वालिफाइड नहीं है। कोचेस भी माशाल्लाह हाई क्वालिफाइड है और वो ट्रेनिंग अच्छी ट्रेनिंग देते। हम ये नहीं कह सकते, हम अपना वजह किसी कोच के मतलब सर पे नहीं डाल सकते। अगर हम हार जाते, ये नहीं कि हमारा जो कोच है वो सही नहीं है, क्योंकि इंसान जो चाहता है वही होता है। अगर वो मेंटली वो फिट रहता है तो वो मतलब जो चाहेगा वही होगा। तो क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है नाज, अगर हमें मार्शल आर्ट्स में आना है तो हमें फिज़िकली कितना जो है वो स्टेबल रहना है या स्ट्रांग रहना है, मेंटली कितना होना चाहिए, हमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उनको देखना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इंसान को मेंटली फिट रहना चाहिए। अगर इंसान हमेशा ये सोचता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो इंसान के दिमाग में वही बैठता है। जो मतलब वो अगर एक ट्राई भी करता है, फिर उसके बाद अगर उससे नहीं होता, फिर वो उसके दिमाग में जो चीज़ उसने खुद पहले से ही जगह दी थी, उसने वो ही कहते कि जी मुझसे नहीं होगा। अगर मतलब आप मेंटली फिट रहते हो कि मैं ये करूँगी और हर हाल में करूँगी, फिर आप हमेशा उस चीज़ में मतलब कामयाब हो जाएंगे। इस तरह नहीं है। फिजिकली उसके बाद इंसान फिट हो सकता है, उसके बाद हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, हम एक्सरसाइज करके फिर फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो नाज, डाइट के हवाले से मैं बताइएगा, डाइट फिर किस तरह की लेनी पड़ती है आपको? जिनकी वेट ज्यादा होती है वो तो मतलब डाइट पे रहते हैं, और वो लोग हमेशा मतलब अगर अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो हमेशा जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो ऑयली चीजें ये सब नहीं खाती। और जो बाहर के खाने लाइक रेस्टोरेंट्स में मैं ज्यादा मुझे खाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा जो घर में बनते हैं वही खाने मतलब मैं खाना खाती हूँ। तो नाज, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? क्या करना चाह रही हैं आगे? फ्यूचर प्लान्स यही है, इंशाल्लाह अगर आगे भी कंपटीशंस आएंगे, मजीद मेहनत करूंगी और जितना मतलब कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करूंगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो उसमें भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। तो नाज, जो लड़कियां मार्शल आर्ट सीखना चाहती हैं, अभी आपको देख भी रही होंगी, आपसे इंस्पिरेशन भी हासिल कर रही होंगी, उन्हें क्या मशवरा देंगी, उन्हें क्या करना चाहिए? और जो पेरेंट्स भी आपको देख रहे हैं, आप उन्हें भी क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उन जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि अपनी लड़कियों को एक मतलब मौका दे दे, ताकि वो लोग खुद भी ये ट्राई करें कि अगर वो लोग इसमें आगे जा सकते हैं तो उनको एक मौका देना चाहिए। और हमेशा लड़कियों को ये नहीं कहना चाहिए कि आप लड़की हो, घर में बैठो, घर का काम करो, ये लड़कों वाले काम मत करो, इस तरह उस तरह। क्योंकि अल्लाह ने सबको मतलब एक टैलेंट दिया है। सब हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और कभी फैमिलीज को नहीं चाहिए कि लड़कियों को इस तरह कहे कि आप मत करो, ये लड़कों का काम है। क्योंकि जिस काम में बुराई ना हो तो फिर वो इसमें कोई मतलब वो भी नहीं है, नेगेटिव चीजें नहीं है कि आप ये ना करो, ये मतलब करो। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप इरादा कर लेते हैं, कोई चीज़ ठान लेते हैं, तो फिर आप उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। नाज गुल हज़ारा हमारे साथ मौजूद थी। नाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ, और बड़ा अच्छा आपने जो ये इनिशिएटिव है या आपका जो एक फ़ैसला है और आपने जो सोच है आपकी, वो बड़ी अच्छी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जनाब, जिस तरह हम नाज से बात कर रहे थे, पाकिस्तान का नाम रोशन करिए, और इसी तरह की और भी मेरे ख्याल से लड़कियों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो बाहर निकलें और लड़कों के साथ शाना बशाना खड़े होके हमारा नाम रोशन करें, आपका नाम रोशन करें पाकिस्तान में। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिक्र हो जाए पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत इलाके और जन्नत नज़ीर वादी गिलगित बल्तिस्तान का, तो गिलगित बल्तिस्तान का शुमार ना सिर्फ वतन अजीज़ पाकिस्तान के हसीन तरीन इलाकों में होता है, बल्कि बग़ैर किसी मुबालगे के कहा जा सकता है कि इस
जन्नत नज़ीर खित्ते के चंद गोशे ऐसे हैं जो अपनी यकताई, हुस्नो रानाई और जाज़बियत के एतबार से दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में से हो सकते हैं और कुदरती हुस्न से माला माल इस इलाके को सयाहों की जन्नत भी कहा जाता है। और आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम यौम आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद तकरीबन 4 माह तक अहले गिलगित और बल्ती अवाम ने डोगरा राज की गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी और जिसके बाद बिलाखिर 1 नवंबर 1947 को गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान से अलहाक कर लिया। और इसी खुशी में हर साल गिलगित बल्तिस्तान भर में 1 नवंबर का दिन यौम आज़ादी के तौर पर मनाकर पाकिस्तान से जुड़े रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत किया जाता है। लेकिन आज़ादी के इस मौके पर हमें वहाँ की आवाम को दरपेश चैलेंजेस को भी याद रखना चाहिए। वहाँ की आवाम और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को किन किन मसाइल का सामना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसलान शफा अस्फहानी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के कम उम्र तरीन कॉलमिस्ट होने का एजाज़ भी हासिल है। फैसलान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। फैसलान, आज गिलगित बल्तिस्तान का भारत से यौम आज़ादी का दिन है और मनाया भी जा रहा है, तो पहले तो इस दिन की अहमियत के बारे में बताइएगा और इस दिन पेश आने वाले वाक़यात के बारे में भी हमें बताइएगा कुछ। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हैं और बीच में हम हैं। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हैं और बीच में हम हैं। मिसाल है गौहर नायाब की, हम पत्थर में रहते हैं। क्या बात है। आज का जो 1 नवंबर का जो दिन है, मुक़द्दस दिन है। ये गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए एक मुक़द्दस दिन है। ये इसलिए भी मुक़द्दस दिन है क्योंकि इस दिन गिलगित बल्तिस्तान के जो मकामी लोग थे, उन्होंने जो एक तहरीक शुरू की थी, फ्रीडम मूवमेंट डोगरा राज के ख़िलाफ़, तो उस तहरीक का जो हम कह सकते हैं कि जो तहरीक कामयाब हुई, वो 1 नवंबर को एक अमली शक्ल में गिलगित बल्तिस्तान के जो लोगों ने उस तहरीक को शुरू किया, तो वो हमारे पास आती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक मुक़द्दस दिन इस तरीके से भी है कि उस वक़्त के जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे, उन्होंने ये ठान लिया था कि अब डोगरा राज का जो रूल है वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर नहीं चलेगा। और उसी तहरीक को स्ट्रगल करते हुए हम 1 नवंबर को हमने एक आज़ादी उनसे ले ली और उसके बाद जो है पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। लेकिन एक फ्रीडम मूवमेंट भी हमने शुरू किया, फ्रीडम मूवमेंट में कामयाब भी हुए और इल्हाक भी कर दिया, लेकिन फिर भी आज तक हम एक मुतनाज़ा हसीयत रखते हैं। बिल्कुल। तो वैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री वैसे भी एक पेचीदा सब्जेक्ट है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री की मैं बात करूं तो वो एक बहुत ही पेचीदा एक हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो predominantly the entire Gilgit Baltistan was part of Dogra's Kashmir, and state of Kashmir is also historical debatable. तो अगर हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस हिस्ट्री को कहाँ से शुरू करते हैं। अगर डोगरा रूल से हम बात करें तो 1840 में डोगरा फोर्सेस ने गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है सिकरदू, उसको कैप्चर किया गया एंड आफ्टर ट्रीटी ऑफ अमृतसर गिलगित बल्तिस्तान वाज आल्सो कैप्चर्ड। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1935 में जो महाराजा हरी सिंह था, उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान जो है कश्मीर का एक प्रिंसली स्टेट था, तो उसको ब्रिटिश को दे दिया गया 60 साल के लिए लीज पे महाराजा हरी सिंह ने। ठीक है। तो इस तरह ये चलता रहा। अगर उसके बाद फिर हम जीबी की हिस्ट्री को देखते हो, अगर हम बात करें कराची एग्रीमेंट की, तो कराची एग्रीमेंट जो है 28 अप्रैल 1949 को पाकिस्तान गवर्नमेंट और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे कराची एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। उस एग्रीमेंट में जिसके हक में ये एग्रीमेंट हो रहा है, जिसकी बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान की, उसी एग्रीमेंट में गिलगित बल्तिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। उस एग्रीमेंट में ये बात तय पाई जाती है कि जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है उसको पाकिस्तान एडमिनिस्टर करेगा, लेकिन उसमें ये बात नहीं मेंशन किया जाता कि ये कब तक, कितने अरसे तक इस टेरिटरी को एडमिनिस्टर किया जाएगा। ठीक है।
तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक बात आ जाती है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो कश्मीर का हिस्सा है या क्या है, या गिलगित बल्तिस्तान अभी अपनी तक एक ये जो है ये एक कह ले के वाजे नहीं हो सकती जी, है तो चीज़ ये एक जो। अपनी आइडेंटिटी रखती है या क्या है। तो अभी मैं ये कहूँगा कि अगर हम देखते हैं इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद कश्मीर का 1974 में जो आया, उसका अगर आर्टिकल 2 को हम स्टडी करें जो कि टेरिटरीज के ऊपर डिबेट है, तो उसमें आर्टिकल 2 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी में शामिल नहीं किया गया ठीक है। है। तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा रहा है, प्रिंसली स्टेट है, तो ये हिस्सा कश्मीर का हिस्सा नहीं भी है। क्योंकि अगर हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान तो कभी लद्दाख का भी हिस्सा रहा है, कभी तिब्बत का भी हिस्सा रहा है। तो जिस तरीके से डोगरा राज ने गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर फोर्सली जो कैप्चर किया था, उससे ज़्यादा फोर्स के साथ गिलगित बल्तिस्तान वालों ने फ्रीडम जो मूवमेंट थी उसको सक्सेसफुल तरीके से बिल्कुल ऐसा ही सक्सेसफुल है। बनाया। ये तो हमने फैसलान थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर ली, आपने बता दिया। हमें बताइएगा आज के दिन जो है 1 नवंबर को किस तरह वहाँ पर मनाया जाता है गिलगित बल्तिस्तान में, क्या क्या एहतमाम किया जाता है इस हवाले से वहाँ पर? आज का जो दिन है बेसिकली जो हमने अपने हीरोज़ को उस वक्त जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी याद में मनाया जाता है। अच्छा। आज के दिन गिलगित बल्तिस्तान का जो सारा एरिया है वो जश्न मनाता है और अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन पे फ़ख्र महसूस करता है कि उस वक्त उन्होंने किस तरीके से इस इलाके को आज़ाद कराया और एक टेरिटरी के एक आज़ाद करा के उसको पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया। तो इस दिन से हम घरों में भी अगर आप इवन देखें तो बाहर जो फंक्शंस होते हैं उसके अलावा भी घरों में भी अगर देखें तो हमें ये स्टोरीज बताई जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान को कैसे, जब ये एक तहरीक चली थी वहाँ पे लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया, लोगों ने क्या किन किन मसाइल से फेस करते हुए वो आके एक रूल करने वाली जो एक बॉडी है उसको चैलेंज करके उसको डिवास्टेट कर दिया। तो ये तो फैसलान आप यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं गिलगित से यहाँ पर, और कहा भी जाता है गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के मतलब खूबसूरत तरीन खित्तों में से एक खित्ता है जो बहुत ही दिलनशी है या फिर खूबसूरत कह सकते हैं। तो कैसा महसूस होता है जब यहाँ पर आप आके लोगों को बताते हैं कि आप गिलगित से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, गिलगित बल्तिस्तान मैं ख़ुद भी अगर वहीं का शहरी हूँ और मैं ख़ुद भी वहाँ पे ऐसी अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं कि मैं ख़ुद भी दिन में उन प्लेसेस को 2-3 दफ़ा विज़िट करता हूँ। तो जब मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ पे बताता हूँ और वो सीनरीज़ की पिक्चर्स वगैरह मैं दिखाता हूँ तो वो यही कहते हैं कि हमने एक दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान का चक्कर लाजमी लगाना है। अच्छा। तो अगर मैं सबको यही कहूँगा कि हम नेचर के हवाले से बुक्स में पढ़ते हैं, डिफरेंट पोइट्स को पढ़ते हैं, राइटर्स को पढ़ते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जिन राइटर्स को हम पढ़ते हैं, पोइट्स को पढ़ते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान उन अल्फाज को गिलगित बल्तिस्तान में प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं नेचर की शक्ल में। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर तालीमी सहूलियात के हवाले से हमें बताइएगा, कितनी वहाँ पर निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो नौजवान नस्ल है उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? नौजवानों की अगर मैं बात करूं तो नौजवान नस्ल अगर हम खाने की बात करें तो उसका ताल्लुक बुक्स है। ठीक है। और नौजवान की बात करें तो वो उसका ताल्लुक तालीम से बनता है। जब तक हम अपने इंस्टीट्यूशंस को उस स्टैंडर्ड तक, क्वालिटी एजुकेशन के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ के यूथ एम्पावर हो ही नहीं सकती। अगर हम अभी यही होता है कि वहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो सेक्टर्स हैं उसमें बच्चों की ग्रूमिंग इस तरीके से नहीं होती है कि वो जब गिलगित बल्तिस्तान को मूव करके आगे सिटीज़ की तरफ मूव करें तो वो सिटीज़ में बच्चों के दूसरे जो बच्चे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के, उनके साथ वो कम्पीट कर सके। तो वहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे वो बहुत मार्जिनलाइज है, बच्चे बहुत ही कम जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में। और यही एजुकेशन का अगर हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इसकी गारंटी देता है कि अपने शहरियों को
एजुकेशन तमाम प्रोवाइड जितनी भी करना है, बुनियादी सहूलियात हैं बिल्कुल, वो तो पहुंचाई जाएं। बिल्कुल ऐसी है। फैसलान शफा असफहानी हमारे साथ मौजूद है। फैसलान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जिस तरह हम बात कर रहे थे, GB का आज नेशनल डे मनाया जा रहा है। आज ही के दिन जो है उन्होंने अपनी आज़ादी जो कह लें कि डोगरा राज से छीनी थी और आज के दिन वो अपना आज़ादी का दिन मना रहे हैं। जनाब मजीद भी आपसे बात करनी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, और जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं। और लाहौरियों की सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त जो लाहौरियों को कई किस्म के ख़तरात का सामना है, और कोरोना वायरस का भी ख़तरा टला नहीं है कि डेंगू वायरस का फैलाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। लाहौर में तो डेंगू मच्छर बेकाबू हो चुका है और रोज़ाना सैकड़ों लोग जो है इसका शिकार बन रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो लाहौर में कातिल मच्छर ने मजीद 2 शहरियों की जानें ले ली हैं, और अब तक सूबे भर में डेंगू बुखार के बाइस 45 अफराद इस वक्त जान की बाजी भी हार चुकी हैं। और कन्फर्म मरीजों की जो तादाद है वो 10,506 तक पहुंच चुकी है। और मरीजों में होशरुबा इजाफे के बाद अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगी हुई हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, और इलाज मुआलजे में ताखीर से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मरीज वापस लौटने पर भी मजबूर होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें फैसिलिटीज नहीं मिली। और डेंगू वायरस क्यों बेलगाम होता जा रहा है, इस पर हम लोग किस तरह काबू पा सकते हैं, इस हवाले से हमने अभी बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शाबान नदीम साहब हैं, मैनेजर ऑपरेशन डेंगू प्रोग्राम हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। और मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस वक्त लाहौर में जो है डेंगू बेकाबू होता जा रहा है, हमें बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मुतासर कौन कौन से इलाके हैं इस वक्त डेंगू के, जहाँ से केसेस जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। लाहौर में जो सबसे ज़्यादा टाउन्स इस वक्त अफेक्टेड हैं डेंगू से, उनमें कैंट है और अल्लामा इकबाल टाउन। इन 2 टाउन्स में डेंगू के केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। ठीक है। बिलाल, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, हमें बताइएगा अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, वहाँ पर क्या तमाम तर जो सहूलियात है वो मिल रही हैं? डेंगू वार्ड्स के हवाले से हमें बताइए। बिल्कुल मुनीबा, जिस तरह आप देख रही हैं कि शहर लाहौर के अंदर जो केसेस हैं डेंगू के, वो इतनी ख़तरनाक हद तक इजाफा उनमें देखने में आ रहा है कि लाहौर के जो सरकारी अस्पताल की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। मैं कल की बात करूंगा, कल मैंने खुद सर्विस हॉस्पिटल का विज़िट किया। मेरे साथ स्पेशल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सिम्स थे, MS थे, प्रोफेसर्स भी मौजूद थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुनीबा, इमरजेंसी के अंदर स्पेस नहीं थी, बल्कि स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे बेड्स लगा दें, यहाँ पे भी बेड्स लगा दें, यहाँ पे भी बेड्स लगा दें। कल की फुटेज ये हमारी स्क्रीन पे जो चल रही है, ये मैंने दी थी, ये मेडिकल यूनिट 4 है मुनीबा। आप इसमें देखें कि लोग, ये कॉरिडोर के अंदर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, यहाँ पे बेड्स लगा के मरीजों को, ये देखें, ड्रिप्स लगाई जा रही है। और ये जो क्यू आपको नजर आ रही है, ये CBC का टेस्ट करवाने के लिए लोग हैं जो जिनकी लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। और अब ये देखें कि ये डेंगू की जो सिम्टम्स हैं, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। जब डेंगू मच्छर काटता है तो 2 से 3 दिन के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू होते हैं। बिल्कुल। फिर इसका डेंगू का एक साइकिल है 14 डेज का। उसमें फिर ये हो रहा है, ये जो आम लोग हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन के लिए, कि जब 6वां, 7वां, 8वां, 9वां जब रोज़ आता है तो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे दिन प्लेटलेट्स टूटना शुरू होते हैं, वो कम होना शुरू होते हैं। फिर जब 5 डेज गुजरते हैं, फिर उसके बाद सडन इसमें डिक्लाइन आता है, जो कि प्लेटलेट्स मतलब 150 रह जाते हैं, किसी के फिर 90, किसी के 80, किसी के 20, किसी के 10। कल एक पेशेंट के 4 तक भी गए, नौजवान। और ये नौजवानों में हम डेंगू बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो फिर उसमें अब ये देखें कि इस वक्त कोरोना भी चल रहा है, लेकिन कोरोना इस वक्त ना होने के बराबर है। लेकिन कई डेंगू के ऐसे पेशेंट हैं जिनको वेंटिलेटर्स रिक्वायर्ड था, क्योंकि जब
3 से 4 आपके वो रह जाते हैं प्लेटलेट्स, उसमें फिर ख़दशा होता है कि पेशेंट शॉक में ना चला जाए या उसको मतलब ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए। ठीक है। तो जब ये दो सिचुएशंस आती हैं, ये एक्सट्रीमली क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें फौरी तौर पर मरीज जो है शॉक कर सकता है, जिसको फिर ज़रूरत पड़ सकती है वेंटिलेटर्स की। ठीक है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स जिन डेंगू के पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ी थी अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास तो पहले ही आटे में नमक के बराबर हैं वेंटिलेटर्स, तो इस कंडीशन में हमारे पास ना होने के बराबर हैं। तो ये इतनी इस वक्त सूरत हाल संगीन होती जा रही है, क्योंकि ये इस वक्त घरों के घर जो है डेंगू बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। और ये पहले तो ये कहा जाता है कि ये सिर्फ पोश एरिया में थे या जिनके बाहर ग्रीन बेल्ट थी उनकी है। अब ये जो मतलब ऐसे एरिया हैं जो कि मतलब कंजस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे भी ये ज़्यादा फैल रहा है। अभी वो डॉक्टर शबान साहब ने कहा जी कैंट में एक बार, इलामा इकबाल टाउन में, ये दातागंज टाउन में भी इक्वली है। आप ये देखें ये कैंट, ये दूसरे जो निश्तर टाउन है इसमें भी इक्वल है। आप ये देखें कि लाहौर के अंदर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो सपोज 500 हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, और उनमें से अल्टीमेटली और जो 400 केसेस हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं। मतलब पूरा पंजाब एक साइड पे है, लाहौर एक साइड पे है। अब आप ये देखें, जब इतने केसेस, ये वो हैं जो कि सरकारी सतह पे रिपोर्ट हो रहे हैं, सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो कि सरकारी सतह पे रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे कल एक कोलीग की मतलब उसकी भाई की तबीयत खराब थी, तो हमने सरकारी के बजाय उसको प्राइवेट में भिजवाया, तो प्राइवेट में भी स्पेस नहीं मिली। मतलब हर जगह जो है इतने ज्यादा डेंगू के केसेस जो है वो आते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे आप बताइएगा, आपको क्या लगता है क्यों ये जो डेंगू केसेस हैं इन पर हम काबू नहीं पा रहे? डेंगू क्यों नहीं काबू में आ रहा? क्या लापरवाहियां हम लोग कर रहे हैं? क्या सर्विलेंस पहले नहीं की गई इसलिए अब हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है? इसमें ये है कि सर्विलेंस तो थ्रू आउट द ईयर जो है वो होती है, और इसमें हमारी टीम्स जो हैं वो घर घर जाके जहाँ से ख़ास तौर पे अगर कोई लार्वा डिटेक्ट होता है या कंफर्म पेशेंट डेंगू का पाया जाता है, तो कंफर्म पेशेंट के जो हैं 48 हाउसेस, इंडेक्स हाउस में भी सर्विलेंस होती है, और वहाँ पे IRS भी कैरिड आउट होता है, और SOPs को मद्देनजर रखते हुए अभी फॉगिंग भी की जा रही है। ठीक। इसके अलावा जहाँ से लार्वा डिटेक्ट होता है तो 5 घरों में हर साइड पे उनके सर्विलेंस भी होती है और IRS भी होता है। तो सर हमें बताइएगा कि इस वक्त कितनी जो है टीमें हैं वो डेंगू के लिए बनाई गई हैं, तश्कील दी गई हैं? जी बहुत शुक्रिया। असल में कुछ है जो डेंगू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे लाहौर है, मुल्तान है, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान है, तो इनमें डेंगू के रेगुलर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मौजूद हैं, और इस साल में 5190 डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ अलाउ किए गए थे सर्विलेंस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। इसके अलावा इन डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड पे लाहौर, मुल्तान और पिंडी के लिए एडिशनल 5000 डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो रखे गए हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल मौजूद है, और सर्विलेंस एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी की जा रही हैं। और सर दूसरा हमने ये देखा था कि जब डेंगू की जो सर्विलेंस के लिए जो टीमें तश्कील दी गई थी वो कोविड के लिए मुख्तस कर दी गई थी, वो उसका डाटा चेक करना शुरू हो गए थे, उसमें काम करने लग गए थे। क्या वो वापस आ गए हैं डेंगू के लिए? अब वो काम करना शुरू हो गए? जी, जो डेंगू स्टाफ है डेडिकेटेडली अभी डेंगू की एक्टिविटीज़, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ के लिए ही काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अभी जो फोकस है वो टाइमली केस रिस्पॉन्स के ऊपर है, और इसके लिए मिनिस्टर हेल्थ और हमारे सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की एडवाइस पे स्पेशल मॉनिटरिंग टीम्स जो हैं, प्रोविंशियल टीम्स, उन्होंने केस रिस्पॉन्सेस की टाइमली अकम्पलिशमेंट और इनकी क्वालिटी को असेस करने के लिए पिछले 3 दिन में मुसलसल फील्ड्स में जाके
ये मॉनिटरिंग की है कि केस रिस्पॉन्सेज SOPs के मुताबिक हो रहे हों और टाइम पे हो रहे हों और उनकी क्वालिटी जो है वो भी इंश्योर की जा सके। लेकिन सर पहले हम देखते थे कि जैसे ही डेंगू का सीजन शुरू होता है तो जो स्प्रे है डेंगू का वो किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने देखा है कि स्प्रे बहुत कम किया गया है। क्या पूरे लाहौर में इस वक्त इंसदादे डेंगू का जो स्प्रे है वो कर दिया गया है? मैं आपके तवस्सुत से आम शहरियों के लिए भी ये बताना चाहूँगा कि डेंगू स्प्रे थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। ये दो तरह के स्प्रे हैं, एक जिसको हम इंटरनल रेजिडुअल स्प्रे कहते हैं IRS जो है वो घरों, रहायशी इलाकों और बिल्डिंग्स के अंदरूनी हिस्सों में किया जाता है और ये वहीं पे किया जाता है जहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया कि डेंगू का कंफर्म मरीज़ पाया जाता है, उस घर में और उसके अतराफ 12 हर साइड पे 12 घरों में, यानी टोटल हम 49 घरों के अंदर IRS करते हैं। इसके अलावा जो आप मेरा ख्याल बात कर रहे हैं वो है फॉगिंग। तो हमारे जो डेंगू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल SOPs हैं 2020, उनमें फॉगिंग को जो है वो बड़ा जुडिशियसली और कॉशियसली करने का बिल्कुल रिकमेंड किया गया है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से, ताकि कोई एनवायरमेंटल हैजर्ड्स ना हो। लेकिन अभी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ऑन डेंगू की लास्ट मीटिंग में ये उन्होंने एडवाइस कर दिया है कि इसको कॉशियसली किया जाए। तो अभी ये बिल्कुल फॉगिंग का अमल जो है वो भी जारी है तमाम लाहौर में। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे बात करेंगे। बिलाल, हमें एक्सपो सेंटर की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, उसको भी मुख्तस कर दिया गया था डेंगू के हवाले से, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल मुनीबा, मैं पहले डॉक्टर शबान साहब बता रहे थे डेंगू स्प्रे के हवाले से ना, तो ये डेंगू स्प्रे के हवाले से अभी तक जिस तरह उन्होंने खुद बताया है कि पहले उन्होंने कहा जी हेल्थ हैजर्ड्स है, बाद में उन्होंने कहा कॉशियसली आप कर सकते हैं, तो उसका मतलब है कि ये खुद कंफ्यूज है करना क्या है। तो ये इस दफ़ा जो फैला है इसकी नो डाउट इसकी स्पाइक हर मतलब 2 से 3 साल के बाद डेंगू की आती है। लास्ट ईयर इसका जो एपिक सेंटर था वो पिंडी था, इस दफ़ा जो है लाहौर बन चुका है। तो लेकिन जो टाइम होता है इसको सर्वेलेंस करने का, लार्वा को तल्फ करने का, वो निकल चुका है। ठीक। अब चूँकि आप जितना मर्जी कर लें, अब एक वो जब मच्छर अपनी अफजाइश करता है तो फिर उसके बाद उसका एक साइकिल और सर्कल जो चलता है, तो फिर अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये वो टाइम था फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, जब तक आप उसको मच्छर को जगह ही ना देते ताकि अपनी अफजाइश को मुकम्मल करता। तो अब हम ये कहेंगे ये फॉगिंग करवा लें या IRS करवा लें, अब ये सारे बेसूद है। अब आप यकीन करें कि अब सारे जितने भी वो दुआ करेंगे जल्द अजल सर्दी आए और ये मच्छर से खात्मा हो, और इसके अलावा कोई हाल नहीं। हाँ, शहरी ये कर सकते हैं कि जनाब फुल स्लीव पहने और मॉस्पल का इस्तेमाल करें और सुबह के औकात में, शाम के औकात में बाहर में ना निकले, ये सिर्फ इसकी एहतियाती तदाबीर है। इसके अलावा डेंगू की किसी भी किस्म की वैक्सीन नहीं है, कोई इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है। तो इसमें यही है फुल स्लीव कपड़े पहने और साथ जो नेकेड एरिया है वहाँ पे आप अपना मॉस्पल लगा लें और मतलब खुद ही एहतियात कर सकते हैं, यही है। और बकाया ये चूँकि ये मिड ऑफ दिसंबर तक, चूँकि अब इसका जो लग रहा है कि ये मतलब जाएगा डेंगू इसमें, चूँकि अभी भी 1.5 से 2 माह हैं, तो उससे पहले तो जितनी ये सिचुएशन अब तक हो चुकी है, खुदा न खास्ता मज़ीद कीमती जानों का ज़िया हो। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने जो SOPs हैं और क्लियर हो कि स्प्रे लोगों को बताएं ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलावा और भी बड़े स्प्रे हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं, वो डिस्पोजेबल जो स्प्रे होते हैं लोग वो कर लें। तो मतलब इसके अलावा दीगर जो चीज़ें होती हैं मॉस्किटो किल्स करने वाली। लेकिन बिलाल, आपने कहीं देखा है ये स्प्रे, जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, आपके इलाके में कहीं हुआ हो? मैंने तो नहीं देखा कि मेरे इलाके में हुआ हो। ना होने के बराबर है ऑनेस्टली। मतलब अब चूंकि जब अब हुआ ये है मुनीबा, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ, जब प्रेशर आया ना इन पे, चूंकि डेंगू कंट्रोल नहीं हुआ
तो पहले इन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं बिल्कुल। करेंगे। अब चूंकि जब डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हुआ फिर उन्होंने कहा जी नहीं करना, करवा दें। लोगों का एक परसेप्शन है कि डेंगू स्प्रे होगा तो ये मच्छर ख़त्म होगा। तो अब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी किया जा रहा है, महकमा सेहत की टीमों की भी जानिब ठीक से है। किया जा रहा है। अब कुछ इलाकों में जो है ये किया जा रहा है। तो मतलब उस तरह नहीं होता कि जिस तरह हम देखते थे कि एक दफ़ा जो है मतलब स्प्रे होता था और मतलब हर गली में मोहल्ले में लोग आके वो करते थे। तो इस दफ़ा इस तरह की कुछ हमें चीज़ें दिखने में आई। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे पास चूँकि जब से कोरोना आया है जो मैन पावर उसकी ऑनेस्टली शॉर्टेज है। ये वही टीम है, वही लाहौर की DDHOs हैं ठीक। जिन्होंने डेंगू को भी कवर करना है, जिन्होंने कोरोना को भी कवर करना है, जिन्होंने होम सैम्पलिंग भी करनी है, जिन्होंने बिल्कुल। स्प्रे भी करवाने हैं। तो मैन पावर की पहले भी शदीद किल्लत थी, अभी अब भी शॉर्टेज है। और हमारे जो प्रोग्राम हैं उसमें हम पोलियो देख रहे हैं, कोरोना वायरस को अब ले लें, ये ऐड हो गया है, डेंगू ऑलरेडी था। इसके अलावा जो दीगर हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो आते हैं इंजेक्शन बच्चों के, तो इन सारे प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास किल्लत है मैन पावर की। तो अभी तक गवर्नमेंट ने उनको जो जब तक मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे और इन्वायरमेंटल जो इंस्पेक्टर्स हैं वो नहीं रखेंगे कि वो देखेंगे, तब तक चूंकि ये जो मसाइल हैं, ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो मसाइल है, ये हल नहीं हो सकते। और दूसरा सर हमें बताइएगा कि डेंगू से लाहौर में डेथ रेट क्या जा रहा है और क्या आप इसे मुस्तकबिल में बढ़ते तो नहीं देख रहे ना? मैं ये कहूँगा कि जो पॉजिटिविटी रेशियो है उसको अगर हम कि फर्टिलिटी रेट के ऊपर लेके जाएं तो ये नंबर जो है गो के हर इंसानी जान जो है वो बहुत वाइटल है, बहुत कीमती है और उसका कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ही है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कोरोना से भी हम जूझ रहे हैं, अब डेंगू भी आ गया है, मौसमी बीमारियां भी हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बोझ पड़ता जा रहा है, तो क्या लगता है कब तक जो है हम ये डेंगू पर काबू पा सकते हैं आने वाले दिनों में? जी मैं शुक्रिया अदा करूँगा बिलाल का यहाँ पे। बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है और मैं भी यही सबसे गुजारिश करूँगा कि इसमें शक नहीं है कि डेंगू के केसेस आ रहे हैं, लेकिन इसमें पैनिक करने की कतन भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हेल्थ सिस्टम को ओवरबर्डन कर देते हैं जब आप मामूली सिम्टम्स के साथ टर्शरी केयर हॉस्पिटल का रुख करते हैं। तो बिल्कुल अगर तो बुखार है तो उसमें सिंपल पैनाडोल लें। ठीक है। अपना जो इनटेक है उसको उस पर नज़र रखें, जूसेस और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, जूसेस का और फलों का और ख़ास तौर पर जो टेस्ट कराएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद शबान नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, मैनेजर ऑपरेशन डेंगू प्रोग्राम है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ठीक है जनाब, मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।